हेलो एवरीवन। बेटा जो आज हम लोगों की क्लासेस होंगी वो क्लासेस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। अभी तक के सारे लेक्चर्स में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है। और अब हम लोग चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे मूव कर रहे हैं और वो टॉपिक है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ जाओ कि एक ऐसी टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तो मिलेंगे ही। इसके साथ साथ आप लोगों को नीट में, जेई में या कोई भी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम देते हो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो उसमें सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कुछ 2-3 दिन हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे और इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे। ओके, आ जाओ। तो नोटबुक और पेन अपने निकाल लो और फर्स्ट हेडिंग लगाओ तुम लोग। और फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मुझे एक चीज एक्सप्लेन करो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड से क्या आप लोग समझ रहे हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक एंड सेकंड वन इज फ्लक्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक का एज यूजुअल जैसा आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक आप स्टडी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक किससे लिया गया होगा, स्टैटिक चार्ज से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चार्ज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि टर्म क्या हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब टर्म ध्यान दो। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। फ्लक्स का क्या मतलब होगा, फ्लो ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीजें जो फ्लो कर रही हो, जो बह रही हो। लेकिन जो भी चीजें अगर बहती हैं तो उसको या तो करंट बोलते हो या तो आप जनरल फ्लो यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे फ्लो ऑफ एनीथिंग लिखा गया है। अब इसके साथ एक कंडीशन में ऐड कर रहा हूँ, फ्लो ऑफ एनीथिंग इन ए फिक्स डायरेक्शन। कोई भी चीज जो एक फिक्स डायरेक्शन में चीजें निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ये चीजें क्लियर है। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे किस चीज के फ्लो होने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो होने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ जाओ कि किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर जाती हैं उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो। ठीक है। तो इसको डिफाइन आप कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस नॉर्मली आर परपेंडिकुलरली टू एनी गिवन सरफेस एरिया। किसी भी गिवन सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर जाएगी उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलोगे। बहुत छोटे छोटे सारे टर्म्स को हम लोग क्लियर करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक टर्म समझ लो। टर्म क्या समझना है, जो यहाँ पे एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बता रहे थे तो हल्का सा आपको क्लियर किया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है। ये कैसी लाइन है, हाइपोथेटिकल, जो काल्पनिक होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चार्ज के अराउंड आपको ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विजुअलाइज होगा, ऐसी चीजें दिखती नहीं है। बस उसको क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स किसी भी चार्ज के अराउंड एग्जिस्ट कर रहा है देन देयर मस्ट बी सम लाइंस व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, हाइपोथेटिकल लाइंस होती है। इट इज हाइपोथेटिकल लाइंस which represent which represent द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस हाइपोथेटिकल लाइंस का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है तो वो कहीं से ओरिजिनेट भी होंगी और कहीं पे टर्मिनेट भी होंगी। कहीं से शुरू भी हो रही होंगी और कहीं पे फिनिश भी होंगी। तो अब इस टर्म को ध्यान दो। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी स्टैटिक चार्ज से जनरेट हुआ है। ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है और इसके सामने हमने क्या कर दिया कि एक कोई सरफेस रख दिया। सपोज कर लो कि सरफेस हमने प्लेस कर दिया। ठीक है। ये एक सरफेस है, उस सरफेस को हमने प्लेस कर दिया। कैसे प्लेस किया है उसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे सपोज कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं।
ठीक है, तो सिर्फ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके हम बताते हैं आपको। ठीक है, सपोज कर लो कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है और सरफेस आपने कैसे प्लेस किया है, इस तरीके से प्लेस किया है। ठीक है, मतलब सरफेस आपने कैसे प्लेस किया है, इस तरीके से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसके नॉर्मली आपने सरफेस को प्लेस किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने प्लेस किया, ये जो लाइन से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को। ठीक है, अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5, ऐसे ही बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ठीक है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है, जब सरफेस आपने परपेंडिकुलर प्लेस किया है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रही होगी। ठीक है, कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेते हैं। ठीक है, इस ई को हटाते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप देख रहे हो कि सरफेस से निकल नहीं रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पास कर रही हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर जा रही होंगी, मतलब सरफेस के बीच में और इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, ये लिखा गया, ये 7 नहीं लिखा गया है, ये एंगल बनाया गया है। ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस के बीच में कितना है एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, उसको पेनिट्रेट करते हुए निकल रही है, तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के पास कर जाएंगी, दैट इज नोन एज फ्लक्स। उसको क्या बोलोगे, फ्लक्स बोलोगे। ठीक है, तो पहला एक नॉर्मल डेफिनेशन आप लिख लो। ठीक है, अब इस डायग्राम को भी बनाओगे ना, जब तक मैं ना बोलूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक filled lines passes normally to a given surface area, normally to any given surface area। किसी भी given surface area से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएंगी नॉर्मली, उसे ही आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलोगे। क्लियर है ये चीजें, क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स आप देखो। ठीक है, फिर डायग्राम को हम बताएंगे आपको। कुछ पॉइंट्स यहीं पे देख लो, डायग्राम नीचे बना देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। उसको कैसे डिनोट कर रहे होंगे, फाई से डिनोट कर रहे होंगे। कहीं कहीं फाई के नीचे एक नोटेशन ई लिख देता है, उससे कोई आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली आप क्या करोगे, फाई से इंडिकेट करोगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो। तो जहां पे दोनों चीजें होती हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम फाई के नीचे ई लिख देते हैं, फाई के नीचे एम लिख देते हैं। फाई रिप्रेजेंट कर देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फाई एम रिप्रेजेंट कर देता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब एक चीज मुझे बताओ कि जो फ्लक्स है, ठीक है, वो कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। पहली बात कि आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ही नहीं तो आप फ्लक्स मेजर कैसे करोगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब फ्लक्स पहली चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दूसरा, एरिया के साथ कंडीशन लगाया हुआ कि एरिया से नॉर्मली पास करना चाहिए। अगर सपोज कर लो एरिया ही ना हो तब भी फ्लक्स आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। मतलब फ्लक्स के लिए दो चीजें कंपलसरी है, दो चीजें मैंडेटरी है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज एरिया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे। ठीक है, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, अब ये चीजें पहला चीजें लिखते हैं, आपको पॉइंट वो ध्यान रखना। फ्लक्स फाई डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इस टर्म को थोड़ा सा चेंज करें, डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ ई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे डिपेंड कर रहा है उस पर हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज छोटी छोटी चीजें समझ लो पहले, क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन जब उठ जाएंगे। देखो होता क्या है बोर्ड एग्जाम में कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर पाते हैं जो डीपली स्टडी किए हैं, सेल्फ स्टडी किए हैं और सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने अच्छे से समझा है। ठीक है, और वहीं पे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है आपका मार्क्स का। ठीक है, तो आपको सारी छोटी छोटी पॉइंट्स को आप लोगों को मेंशन करके चलना है। तो जैसे बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट फाई जो है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन एरिया। वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी, किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एरिया पे। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोग गेस कर सकते हो कि फाई जो है उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया से रिलेट करेगा, और कोई भी ऑप्शन हमारे पास और शेष नहीं है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? ओके, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कि फ्लक्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं कि किसी चार्ज से निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके सामने एक एरिया लगा दिया, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। पहला कंडीशन, पहला डायग्राम हम ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ले रहे हैं वो काफी, जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, मैग्नीट्यूड काफी हाई है। तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत क्लोजर होंगी, एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगी, पास 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 करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने बना दिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लिए आपने एरिया सेम रखा, एरिया में कोई आपने चेंजिंग नहीं की। तो ये बताओ कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज्यादा जाएंगी और वो अधिकतर पास करेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और पासेस भी ज्यादा होंगे। यहाँ पे दिख रहा है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हो गई। जब क्लोजर हो गई तो सेम एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। यहाँ पे सिर्फ देख रहे हो तो 4-5 पास कर रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8-9 पास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म ध्यान देना कि टर्म यहाँ पे क्या मिल रहा है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। मतलब ई की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये चीजें क्लियर है? क्लियर है सभी को? एक बार तुरंत मुझे अपडेट दो, तुरंत अपडेट दो ताकि आगे चले। पिछला जो 15-20 मिनट का लेक्चर था वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, आप लोगों तक नहीं पहुंचा था, क्लियर नहीं हुआ था, उसके लिए वेरी सॉरी। क्लियर करिए। ओके, क्लियर है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट एक स्टेप आपने क्या देखा कि फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। ये फर्स्ट फेज हम मान लेते हैं, फर्स्ट डायग्राम से रिलेटेड। एक और डायग्राम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखो, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है एज इट इज लेते हैं, जो फर्स्ट सिचुएशन में लिया था ये ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग नहीं करें। अब मान लो कि एरिया हम बहुत बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। एरिया हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये बताओ कि जब एरिया हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर दूर दूर भी होंगी तो जो बाहर पहले जा रही थी वो क्या करेगी, फिर से इसके इनसाइड से जाने लगी, पास करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली, ठीक है। अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपको क्या दिखा, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स इफ एरिया इज इंक्रीजेस देन फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। ये चीजें क्लियर हो रही है सभी को? अब टर्म देखो, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं फ्लक्स का। तो फ्लक्स को कैसे लिख सकते हो मैथमेटिकली, अगर इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे टर्म आपको क्या मिलेगा, मैथमेटिकली आपको दिख रहा है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पर और ए पर, ठीक है। तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, फ्लक्स इज जनरली द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जनरली आप लिख दो फाई इक्वल टू ई इंटू ए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, ओके। अब कंप्लीट इसको नोट डाउन करो, कंप्लीट नोट करो, ठीक है। आज जितना हम लोग टारगेट बनाए थे वो कवर नहीं हो पाया एक्चुअल में, जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई, ठीक है। नहीं तो अब तक हम लोग लगभग फ्लक्स के मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर चुके होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, होता है। नोट डाउन करिए इसको, नोट डाउन करो, नोट करने के बाद डन का मैसेज ड्रॉप करो। नोट करो। और सिर्फ 37 स्टूडेंट्स हो लाइव, ये बहुत बुरा रिपोर्ट है। अरे 37 स्टूडेंट्स टोटल हो जिसमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे लाइव आए हो।
ओके, रजिया का मैसेज मिल चुका है मुझे, रजिया नोट कर चुकी है, आदित्य, आदित्य ने भी नोट कर लिया है, हिमांशु, ओके। चलो ओके, देखिए कम से कम इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लें, ठीक है। अब टर्म देखो, आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिल गया, फाइव इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। इसको मैं मिटा दूंगा, अब थोड़ा सा कंडीशन हम लोग लगाते हैं, इसको मिटा दें, चलो। मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको क्या क्या क्लियर हुआ कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमको क्या बताता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर लेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी सरफेस से क्या करेंगे, नॉर्मली पास करेंगे, ठीक है। अब देखो सिचुएशन हम क्या लेते हैं, जैसे सपोज कर लो कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि वो स्ट्रेट जाएगी, वो हो सकता है कुछ एंगल बना के आ रही हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है जो एरिया हमने प्लेस किया हो वो कुछ एंगल पे हो। तो आप देखो दो तीन कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है, और एरिया आपका इस तरीके से ही रखा गया है जैसे आपने रखा था, ठीक है। एरिया कैसे है, ऐसे ही, सरफेस आपने ऐसे प्लेस किया है, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली जा रही है सरफेस के, नॉर्मली नहीं जा रही है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, नहीं। अब देखो ये एरिया है, ये एक सरफेस है जो एरिया है, अब क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मालूम है इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि इस एरिया से ये एरिया है, तो एक चीज इसमें ध्यान देना कि एक वेक्टर होता है जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है और उसको बोला जाता है एरिया वेक्टर, ठीक है। इस एरिया वेक्टर को थोड़ा सा क्लियर कर लो, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, आप समझ लीजिए, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मालूम है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इस चीज को समझ लो। आप देख रहे हो कि हमें एरिया तो चाहिए लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरिया चाहिए, किस डायरेक्शन में एरिया चाहिए, किस डायरेक्शन में एरिया चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मली चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर बोला जाए एरिया वेक्टर क्या है, एरिया हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, हैविंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, हैविंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन is considered as area vector, is considered as area vector, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। अब दूसरी चीजें इसमें ध्यान रखो, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। एरिया वेक्टर जो होगा किसी भी सरफेस से आप परपेंडिकुलर लोगे और हमेशा बाहरी तरफ लोगे, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा आप लोग के लिए। तो एरिया वेक्टर ये सरफेस है, तो ये सरफेस अगर मान लो कि इस तरीके से सरफेस प्लेस किया गया है तो इसके नॉर्मली कौन सा जाएगा, ऐसे जाएगा, तो एरिया वेक्टर आपको इस तरीके से मिलेगा। अब देखो कि एरिया वेक्टर आपको मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लोगे, इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में इसमें जो एरिया आ रहा है, सपोज कर लेते हैं कि वो कितना एंगल बना के आ रहा है, थीटा एंगल बना के एंटर कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही है तो पास तो ऐसे करेगी, ऐसे पास करेगी, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें इस डायरेक्शन में, इधर चाहिए। तो आप देखो सपोज कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर से वो थीटा एंगल बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा हमें, ई कॉस थीटा का कंपोनेंट मिलेगा। ये क्लियर है ये चीजें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ एंगल बना के आ रही है तो हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट चाहिए, वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। क्यों, आप देखो आपसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया से नॉर्मली पास करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अगर नॉर्मली पास कर रही होगी तो नॉर्मली ऐसे निकलनी चाहिए, और एरिया वेक्टर भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये चीजें क्लियर है। अब देखो ये तो रहा पहला कंडीशन।
अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को जब हटाएंगे तो कॉस थीटा का कंपोनेंट मिल जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ई ए कॉस थीटा। क्योंकि आपको पहले एक्सप्रेशन से हम बताए हैं फ्लक्स कैसे फाइंड आउट होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या करेंगे, एरिया में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर है? दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता था, ध्यान दो, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता था कि अगर हम लोग इस एरिया को ही टिल्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही पास कर रही है, जैसे जा रही थी सीधे वैसे जा रही है, और एरिया जो है वो इस तरीके से रखा गया है, एरिया ऐसे प्लेस कर दिया गया। तो ये बताओ अब क्या हो गया, अब इसका एरिया वेक्टर लोगे तो एरिया वेक्टर तो ऐसे जा रहा होगा ना, इस पे परपेंडिकुलर लोगे तो, ठीक है। तो हमें एरिया वेक्टर को या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दें, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के डायरेक्शन में कर दें, यही तरीका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही थी, ऐसे पास कर रही थी। अब भी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो हम एरिया को ब्रेक कर देते हैं। अब इसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर जाएगा तो कैसे जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा। अब भी अगर हम फ्लक्स निकालेंगे बेटा तो फ्लक्स क्या मिलेगा, ई डॉट ए। तो ध्यान रखो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ एंगल पे आ रहा हो या फिर एरिया किसी एंगल पर प्लेस किया गया हो, उन दोनों केसेस में जो फॉर्मूला मिलेगा हमें क्या मिलेगा, ई डॉट ए वेक्टर, ठीक है, जिसको ई ए कॉस थीटा लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। और इन दोनों में थीटा क्या होगा, ध्यान रखना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, फिर क्लासेस को एग्जिट करेंगे, ठीक है। जितना बताना था उतना बता नहीं पाए आज, एक्चुअल में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हो जाती है बेटा, तो उसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। कोशिश यही रहती है आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाए। अब देखो टर्म, अब ये भी हो सकता है ना बेटा कि अगर मान लो कि कोई एरिया है, डायग्राम नीचे ही बना रहा है, छोटा सा बना रहा है, ठीक है, कोई एरिया है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया है तो ये जरूरी है नहीं कि हम पूरे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालें, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि इसका एक स्मॉल एरिया हमने ले लिया, हम चाहते हैं कि सिर्फ इस एरिया से, इतने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें। तो ये कंप्लीट एरिया ए का है, तो ये स्मॉल एरिया क्या होगा बेटा, डीए का होगा। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो डीए भी लिखेंगे या डीएस भी लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा आपको, डीए लिखेंगे या डीएस लिखेंगे। अब ध्यान दो, जब ये एरिया मिला तो एरिया वेक्टर सीधी सी बात है इसके डायरेक्शन में मिलेगा, जिसको हम लिख दे रहे हैं डीएस कैप, ठीक है। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी आ रही होंगी, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे जो इस एरिया से पास करें, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब आप एलिमेंट्री केस लोगे तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स था, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। जब स्मॉल एरिया से ले रहे हो तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डी फाई, और डी फाई इक्वल टू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ध्यान दो कैसे, क्लोज इंटीग्रल अभी नहीं लगाओगे, फाई इक्वल डी फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ई डॉट डी एस। आपको मालूम है कि एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया में मल्टीप्लाई करते हो या तो ई डॉट डीए लिखोगे या तो ई डॉट डीएस लिखोगे। अब यहाँ पे एरिया क्या है, डीएस है, फ्लक्स कितना मिलेगा, डी फाई। अब ये बताओ कि अगर कंप्लीट फ्लक्स निकालना हुआ तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा हमें ई डॉट डीएस। तो एक फॉर्मूला और मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई डॉट डीएस, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन। ये चीज आपको ध्यान रहे। तो अभी तक देख रहे हो कि आप लोगों के पास 3 फॉर्मूला मिला है, ठीक है। एक फटाफट नोट बना लो, ठीक है, नोट में ये मेंशन करोगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर एरिया कोई मान लो कि कंप्लीट एरिया से पास कर रहा है, कंप्लीट एरिया से पास कर रहा होगा, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ई इंटू ए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला मिल गया था ई इंटू ए, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, जिसमें ई और ए के बीच में जनरली एंगल कितना है, 0 है, वो किसी एंगल पे पास नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, फाई इक्वल टू आपको मिला ई डॉट ए वेक्टर। ये कब आप यूज करोगे, ये कब आप यूज करोगे, जब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से कुछ एंगल पे जा रहा हो, या एरिया को ही हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कुछ थीटा एंगल पर प्लेस किया है, ठीक है। थर्ड कब यूज करोगे, ये
डी फाई इक्वल टू कब यूज करोगे, ई डॉट डी एस कब यूज करोगे, ठीक है, जब आपको एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना हो।